नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतने की फिर से अपील भी की है, आग्रह किया, वो भी करबद्ध कम तरीके से। पीएम ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें यह भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले हट गया हो, लेकिन वायरस नहीं गया। बीते 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, उससे हमें बिगड़ने आगे भी नहीं देना है और इसमें सुधार और भी करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्स इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय फिर से लापरवाह ना होने का है। अगर लापरवाही आपने बरती तो फिर खतरा अभी भी है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया, अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है, ये आप बिल्कुल मत सोचिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना बंद कर दिया है, ये उनके व्यवहार में आ गया, ये ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। पीएम ने अमेरिका और यूरोप का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे देशों में अचानक से कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से हमें भी और सतर्क रहने की जरूरत है, तब तक कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती और तब तक हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। हमारे देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम भारतीय कोरोना की वैक्सीन कैसे हर भारतीय तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार भी अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन जब तक 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, इस पर आपको आगे भी सतर्क रहना। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे खास पैनल के साथ बड़ी बहस। चले मेहमानों से मैं आपको रूबरू कराऊं, उसके पहले हम शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए किस तरीके से हर एक भारतीय से न सिर्फ सतर्क रहने का आग्रह किया है, बल्कि उन्होंने करबद्ध तरीके से अपील भी की। रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में यह आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। आज देश बहरहाल तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी और देश से अपील की थी कि आप भी मेरे साथ जुड़िए। और देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा देर तक तो संबोधित नहीं किया, लेकिन इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि हमें अभी भी खतरे को समझना है, हमें अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी है, हमें भविष्य के लिए और चुनौतियां हो सकती हैं, इसके तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना है। चूंकि रोजमर्रा और जीवन इस वक्त रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो सारी चीजें अब शुरू हो चुकी हैं,
लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं कामकाज के लिए और लॉकडाउन हटकर अनलॉक आ गया। लेकिन लॉकडाउन या अनलॉक के बीच में आप इस बात का एहसास हमेशा रखिए कि कोरोना वायरस अभी भी है। उन्होंने उदाहरण भी दिया, उन्होंने बकायदा यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण दिया, अमेरिका का उदाहरण दिया, यह कहते हुए कि साधन संपन्न जो देश हैं वहां पर एक बार फिर से बहुत समय के बाद जो तेजी से आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं, कई देशों को में इस तरीके से वृद्धि दिखाई दी है। यह खतरा है और यह खतरा भारत में भी हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो वहां पर हमें अपनी खुशियां भी बनानी है, खुशियों को बरकरार रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें तमाम सतर्कता को भी बरतना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। अशोक पांडे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। उमाशंकर पांडे साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता सपा के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अनुराग आपका। और नवलकांत सिन्हा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नवलकांत जी आपका। सबसे पहले अशोक पांडे साहब, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे देश को और तमाम जगहों पर चर्चा यह चल रही थी कि आज कुछ बड़ा ऐलान हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 8 बजे का समय नहीं है, चलिए कम से कम वैसी बात नहीं होगी, लेकिन 6 बजे का समय है तो कुछ नया ऐलान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही बातें कही और बड़ी विनम्रता से कही और सबसे अपील की है, लेकिन पॉलिटिकल लोग अभी से उस पर तंज कसना शुरू कर चुके हैं कि ये क्या हुआ संबोधन, ये तो आप ट्विटर पर भी लिख सकते थे, ये तो आप बार बार बोल रहे हैं। आयुष जी, संकट के वक्त जो साहस दिखाता है वो देश और दुनिया में बहुत देर तक जाना जाता है। आज इससे बड़ा ऐलान और क्या होगा कि वो उन्होंने जीवन रक्षक के लिए एक पिता की भांति, एक परिवार के मुखिया की भांति उन्होंने अपने पूरे परिवार को जीवन सूत्र दिया, रक्षा का लिए कहा। त्योहार है, निश्चित तौर पर अभी दशहरा, दशहरे के बाद दीपावली, दुर्गा पूजा चल रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिख का त्योहार है, इस्लाम मुस्लिम का त्योहार है, हर प्रकार के त्योहार है। त्योहार, उत्साह पूर्वक त्योहार मनाने में हम कहीं सावधानी की जगह असावधानी ना बरतने लग जाएं। तो उत्साह से त्योहार मनाना है, सावधानी हटा के त्योहार नहीं मनाना है। जीवन रक्षा परम पुनीत कर्तव्य है और इसी के लिए हमारे सारी, चाहे औषधि हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे समाज हो, चाहे ये जीवन पद्धति हो, ये सब जीवन रक्षक के लिए ही है। और यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री ने समय समय पर बार बार लोगों को गाइड किया और अन्य देशों की भांति, अन्य विश्व में सबसे अग्रणी देश भारत रहा, तो सबसे पहले कंट्रोल भी कर पाया और सबसे कम नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसके लिए हम लोग दुखी भी हैं, लेकिन सबसे कम नुकसान भारत को उठाना पड़ा है और हमारा एक बार देश फिर चल निकला है। तो यूरोप कंट्रीज की तरह जो दोबारा एक बार आ गया है कोरोना, वैसी स्थिति हमारे यहां ना बने। अब अगर हमारी गाड़ी पटरी पर आ रही है तो ये दैनिक पटरी में चलती रहे, उसके लिए उन्होंने एक परिवार के मुखिया के रूप में अपनी बातों को रखा है। शास्त्र का भी संबोधन किया है और साहित्य का भी संबोधन रखा है, समझाने की पूरी चेष्टा की है। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को कोट करना पड़े, कबीर जी को भी कोट किया। उन्होंने निर्गुण सगुण सबको रखते हुए लोगों को बार बार हाथ जोड़ के अपील भी किया, समझाया भी कि आप सावधानी बरतते रहें और त्योहार को उत्साह से मनाएं। इसमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आज जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये दोनों चीजें जो उन्होंने कही है, मैं समझता हूं इससे बड़ा ऐलान और कोई नहीं हो सकता। उमाशंकर पांडे, इससे बड़ा ऐलान और कोई नहीं हो सकता और देश के मुखिया हैं, सभी से अपील कर रहे हैं, वो भी करबद्ध तरीके से। खतरा फिर से कुछ कंट्रीज में पनप रहा है, वृद्धि हो रही है शीतकालीन दौर में, और भारत में वो ना हो, त्योहारी सीजन में लोग लापरवाही ना बरतें, इतनी अपील तो की जा सकती थी। वो अलग बात है कि आपकी नेता सोनिया गांधी ने पहले ही एक घोषणा कर दी थी, उन्होंने अपने संबोधन में कह दिया कि कोई रोड मैप नहीं था इस सरकार के पास। प्रधानमंत्री ने तुलनात्मक तरीके से समझाया कि जो कुछ हुआ उसमें भारत किस स्थिति में है। अगर हम सतर्क नहीं होते और जितनी सतर्कता हमारे देशवासियों ने बरती है, उसी का नतीजा है कि आज इस तरीके की स्थिति में हम हैं, लेकिन फिर भी खतरा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद आज देना चाहूंगा कि जब देश सबसे कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा था, तब प्रधानमंत्री जी गायब थे, अंडरग्राउंड हो गए थे कोरोना के मामले में। धन्यवाद। कोरोना के मामले में प्रधानमंत्री जी गायब हो गए थे। अतुल जी, आप याद करिए कि दूसरे लॉकडाउन तक प्रधानमंत्री जी आए राष्ट्र को संबोधित करने।
लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें लॉकडाउन के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अनलॉक तक प्रधानमंत्री जी गायब रहे और इस बीच 1.25 लाख के लगभग लोग मर गए कोरोना से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संक्षिप्त संबोधन में उन 1,15,252 लोगों को याद नहीं किया, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी कमियों की वजह से, हमारी अव्यवस्थाओं की वजह से, हमारे मेडिकल वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से, हमारे दवाइयों की कमी की वजह से, हमारे हॉस्पिटल्स की सुविधाओं की कमी की वजह से आप लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ा है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, यह प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने उन कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम नहीं किया, उनको श्रद्धांजलि नहीं दिया जो लोग कोरोना के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए अपनी जान जिन लोगों ने जोखिम में डाल दिया। अतुल जी, प्रधानमंत्री जी ने आज उनको भी श्रद्धा के फूल नहीं दिए। और उमाशंकर पांडे साहब, आपने जब पहली लाइन बोली ना, उमाशंकर पांडे साहब, जब आपने पहली लाइन बोली कि मैं धन्यवाद देता हूं, तो मुझे लगा शायद आज कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर बात होगी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आए, इसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन क्या किसी और ग्रह के आदमी ने लगाया था क्या? और उसके बाद सब कुछ तो सेंट्रल के मॉनिटरिंग से ही चल रहा था। यह कौन सा तर्क हुआ कि वो गायब थे? और आपने शायद पूरा संबोधन नहीं सुना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने बोला कि वो तमाम कोरोना वॉरियर्स, वो तमाम लोग जो कि नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, वो आप अपनी जान जोखिम में डालकर वो आपकी सेवा करते रहे। फिर किसका उन्होंने यहां पर जिक्र नहीं किया? जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप समझिए, पहले तो आपने कहा कि मॉनिटरिंग वही कर रहे थे, तो फिर 1,15,252 लोगों के मौत की जिम्मेदारी जो आज 11:30 बजे तक के आंकड़े हैं वो प्रधानमंत्री जी ले लेते। उमाशंकर पांडे साहब, मौत पर राजनीति मत करिए ना। नहीं, आप होते तो आप जिम्मेदारी ले लेते क्या? उन्होंने तुलना की है ना, उन्होंने तुलना की है कि अमेरिका जो कि साधन संपन्न देश है, यूरोपियन कंट्री जो कि साधन संपन्न देश है, भारत जिसमें अभी उनकी सरकार चल रही है, उनकी पार्टी की सरकार है, मान लिया, लेकिन आप भी होते तो इस विषम परिस्थिति में आपके सामने भी वही चुनौतियां होती। उन्होंने तुलनात्मक बताया तो है ना पांडे साहब कि अब हम 90 लाख बेड पर पहुंचे हैं, उस वक्त क्या स्थिति थी? हमारे यहाँ 10 लाख प्रति व्यक्ति पर 83 मौत है, वो अपने आप में दुखद है, लेकिन हम अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। उन्होंने तैयारियों में यह भी कहा कि वैक्सीन आए और हर एक नागरिक तक पहुंचे, हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने ही तो बोला है, किसी और ने नहीं बोला। बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए अतुल जी, मुझे अब एक बोलिए सर, बोलिए। आप देखिए, जो आंकड़े की बात है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ये सच बोल रहे हैं या झूठ? आप इसका जरा एक चीज समझ लीजिए, देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं राजेश भूषण जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अतुल जी, और उन्हीं ने इन आंकड़ों को दूसरा बताया। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत में मृत्यु दर 83 है, बिल्कुल राजेश भूषण जी ने भी यही कहा, लेकिन वैश्विक मृत्यु दर राजेश भूषण जी ने कहा है कि 142 है और प्रधानमंत्री जी ने कहा 600 के ऊपर है। अब वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जिन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सही बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं? इससे देश कंफ्यूज हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप आयुष जी मुझे वो जवाब देने दीजिएगा। श्रद्धा सुमन और जो लोगों को याद करने की बात है, वो देखिए बातों में झलकता है। प्रधानमंत्री जी ने अगर एक बार भी इस बात का जिक्र किया होता, डॉक्टर्स, इन लोगों की मौत पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया होता। देखिए, उनको यह कह देना कि लोगों ने काम किया, ये तो पूरा देश जानता है कि लोगों ने, मैं खुद, हम सब इस बात को पांडे साहब माफी चाहूंगा सर, उमाशंकर पांडे देखिए, नहीं, मौत पर किसने खेद आज तक जाहिर किया? न 84 में जाहिर किया, न आज जाहिर किया, कहां कोई जाहिर करता है? और मौत की बात ही यहां पर सिर्फ नहीं है, कमियों का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने सारी बातें कही, मंत्र भी उन्होंने कहा। मुझे ताज्जुब होता है कि आपके नेता एक रफाल के 50 दाम बताते हैं, तब आपको कभी नहीं लगा, लेकिन आज आपने कहा। चलिए ठीक है, अशोक पांडे उसका जवाब देंगे, लेकिन एक व्यवहारिक चीज मुझे उम्मीद थी,
हाँ, आप राजनीति करिए, आप प्रहार करिए, आप कवियों को गिनाइए, लेकिन एक उम्मीद थी ना कि देश के प्रधानमंत्री हैं सबके लिए। उन्होंने करबद्ध तरीके से आपसे अपील की है, हमसे भी अपील की है। हम मीडिया कर्मियों से कहा कि जब आप और ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। वो उन्होंने हमसे भी अपील की है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उसको भी उसमें समेटा। पांडे साहब बहुत जल्दी से जवाब देंगे, अशोक पांडे, उसके बाद मैं अनुराग के पास जाऊंगा। अशोक पांडे। अरे भाई जवाब मुझसे पूछ ही नहीं रहे, कमाल बात है। आयुष जी अरे मेरा नाम अतुल है सर, अनुराग भाई मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास प्रत्यारोप करके आप आंख में धूल झोंके, आंख में धूल झोंकने का काम किया है, आंख में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक आंकड़ा नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों का नाम लिया है और 5 देशों के तुलना में उन्होंने कहा कि इन 5 देशों में 600 मृत्यु दर है और वैश्विक जो दर दी उन्होंने दिया है उसमें भारत भी शामिल है, उसमें वो दिया है। तो इस तरीके से आंख में धूल झोंकने का जो एक काम है, ये लोग इस तरह से झूठ बोलने का काम करते हैं। आज ये मौत पे सियासत कर रहे हैं, इसमें चाहिए था क्या कोरोना भारत के प्रधानमंत्री लाए क्या? ये इनका कर्तव्य नहीं था कि कांग्रेसी भी बाहर निकल के लोगों की सेवा करते, कांग्रेसी भी कहते कि हमें लोगों को बचाना है, कहीं पर सेवा में दिखाई नहीं दिए और आज पूरे तौर पर भर्त्सना करने की बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि शर्म आती है कि आप इतनी घिनौनी सियासत कर सकते हैं, आपकी ये सियासत इतनी घिनौनी भी हो सकती है, इतना गिर के भी कर सकते हैं, इससे हमें शर्म आती है। जब श्रमिक आने लगे आप कह रहे प्रधानमंत्री गायब थे, प्रधानमंत्री ठीक है, अब जरा दोनों शांत हो जाए, अब जरा दोनों शांत हो जाए। इतने लोग अशोक पांडे और उमाशंकर पांडे, 80 अशोक पांडे और उमाशंकर पांडे, करोड़ लोगों को भोजन करवाना, अशोक पांडे और उमाशंकर पांडे, खाना पहुंचाना, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी अशोक पांडे और उमाशंकर पांडे। अनुराग भदौरिया, 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचवाना, लॉकडाउन के बाद आपने 80 करोड़ लोगों को भोजन करवाया, सबके पास खादान। अनुराग भदौरिया, आप वही दिखे, अनुराग भदौरिया, आप खाली हंस रहे थे। अरे आप दोनों शांत हो जाए, जरा दोनों शांत हो जाए। अनुराग भदौरिया, लोगों को मरने, अनुराग भदौरिया हैं, आप चले गए। चलिए देखिए, अनुराग भदौरिया उठकर चले गए हैं क्योंकि वो नाराज हो गए, उनसे थोड़ा विलंब हो गया सवाल पूछने में शायद। वैसे शुरुआती दौर में हमारे साथ वो लगातार बैठते थे, अब शायद कद बड़ा हो गया उनका, बड़े प्रवक्ता हो गए। बहुत शुक्रिया फिर भी आपका अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल नवलकांत सिन्हा साहब, मेरा सवाल यह है कि जो मौजूदा परिस्थिति में तर्क दिया है उमाशंकर पांडे ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री दिखे। क्या राजनीति करने के लिए इस तरीके से कुछ भी बोल देना है उचित है? कमियां गिनाइए, कमियां थी सरकार के दौर में, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें थी, फैसले भी हो सकता है जो लिए गए उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ, लेकिन आज इस संबोधन में ऐसा क्या था जो कि लगता है कि प्रधानमंत्री ने गलत कर दिया, या फिर जो फैक्ट उन्होंने रखे और तुलनात्मक फैक्ट रखे अन्य देशों की तुलना में, और यह कहते हुए कि अभी भी हमें सतर्क रहना है, उसके बाद भी यह कहना कि प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे, प्रधानमंत्री बहुत देर से आए हैं, उनका कोई रोल नहीं था, तो ये सब कुछ किसने किया, किस सरकार के दौर में हुआ? उसका काम ही क्या था यहाँ? लेकिन मुझको लगता है कि बहुत समझदारी से विपक्ष को काम लेना चाहिए था। निश्चित रूप से कोई भी सरकार होती तो विपक्ष का काम है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको गिनाए, जो उसकी आलोचना हो सकती है उसकी आलोचना करें। लेकिन देखिए आज का जो संबोधन है, मुझको लगता है कोई भी समझदार आदमी होगा वो इसको पसंद करेगा। देखिए इस समय उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, होली, दशहरा, ईद उल मिलाद उन नबी, गुरु नानक जयंती, तमाम त्योहार आ रहे हैं और एक ऐसा माहौल धीमे धीमे बनने लगा था कि जैसे कोरोना खत्म हो चुका है, और जबकि कोरोना लगातार बना हुआ है। ठीक है कि डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोरोना फैला हुआ है और सब जगह व्याप्त है। और जो एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि ठंडक में जो ये कोरोना बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये एक तनाव का विषय हो सकता था। और ऐसे में प्रधानमंत्री आके बोल रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए, जो कोरोना है वो आज भी है, मौजूद है, इससे बच के रहना है। जितने भी उपाय जो लॉकडाउन से पहले बात हो रही थी तब से लेकर अब तक सभी उन्होंने गिनाए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा जेस्चर था प्रधानमंत्री का कि उन्होंने कोरोना को लेकर बोला और लोगों के अंदर फिर से ये जगाया कि कोरोना अभी देश से खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी मौजूद है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी तौर तरीका
प्रधानमंत्री ने दिखाया। मेरे ख्याल से विपक्ष को जो आलोचना करनी चाहिए थी वो व्यवस्थाओं को लेकर करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खासतौर से कांग्रेस के जिस तरह से बयान आ रहा है, खुद राहुल गांधी का भी बयान आया है, मुझको लगता है कि ये मौका नहीं था इस तरह का बयान हो। उमाशंकर पांडे, सुन लिया आपने नवलकांत सिन्हा साहब को, पत्रकार है, उनका यह कहना है कि आप आलोचना करिए, आप सवाल भी उठाइए, लेकिन किस पर उठाना है ये तो कम से कम समझना होगा ना। आपकी एक बात से ही मैं एक सवाल उठाता हूं, आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि जो लोग मरे उनके लिए प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा या दुख जाहिर नहीं किया और उनकी जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं माना। क्या वाकई आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था? देखिए अतुल जी, मेरी बात समझिए। मैंने ये कहा, और ये इसलिए कहा कि हम सबने अभी जब लोगों की मृत्यु दर ज्यादा थी भारत में, तब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तमाम तरीके के अव्यवस्थाओं को हम लोगों ने देखा, हम लोग रूबरू हुए हैं, मीडिया चैनलों ने सबको दिखाया है। गोरखपुर में जहां के स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से गंदे नाली का पानी कोविड वार्ड में भरा था, वो हम लोगों ने देखा है। बरेली के फव्वारे वाला हॉस्पिटल भी हम लोगों ने देखा है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हम सबने देखी है। लोग वेंटिलेटर से लेके उमाशंकर भाई, उस पर तो मैंने रोका ही नहीं ना आपको। उमाशंकर भाई, उस पर तो मैंने रोका ही नहीं आपको कि आप वो सवाल मत पूछिए। उस पर तो मैंने कहा कि आपको पूछना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन आपने कहा जिनकी मौत हो गई उनके लिए कुछ नहीं कहा। आपकी कांग्रेस की सरकार भी कई जगहों पर राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्रियों ने क्या जिम्मा ले लिया क्या? बहरहाल अनुराग भदौरिया आ गए वापस। अनुराग भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत है। बोलिए भाई, बोलिए। अब बोलना आप चाह रहे थे, आप कह रहे थे मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। मुझे लगता है डिबेट का पैटर्न तो आपको पता ही होगा, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, एक एक करके ही पूछा जाता है। चलिए आप बोलिए, संबोधन कैसा लगा? और जो कांग्रेस का तर्क है उस तर्क से आप अलग हटकर कुछ बोलेंगे या आप कहेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके लिए भी हमारे लिए भी हैं, उन्होंने विनम्र अपील की है कि आपको सतर्क अभी भी रहना है? देखिए, बड़ा आश्चर्य लगता है जब प्रधानमंत्री जी देश के आते, तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य रहती है प्रधानमंत्री जी आएंगे की बात, अच्छी बात, उन्होंने मास्क की बात, लेकिन समस्या देश प्रधानमंत्री है तो मास्क की अपील करके आए, बड़ा अच्छा लगता है। भाई उनको जिम्मेदारी होती है, बेरोजगारी होती है, कोरोना काल की मौतें हो, क्योंकि लोग ज्यादा कोरोना से कम, धीरे धीरे लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं। इसके बारे में चिंता व्यक्त करेंगे या उनसे कोई रास्ता, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इस समय, क्योंकि लोगों के पास रोजगार है, आज हमारे देश डूब चुकी है। वो इतना बड़ा उपहार तो भारतीय पार्टी देश में किया ही है, क्या डुबोध के, तो कम से कम डुबोध के उसके बारे में लगता था कि आएंगे तो महंगाई चर्चा करेंगे, महंगाई कब करेंगे, त्योहार आने वाला है, आप बताइए लोग त्योहार मनाएंगे? आप एक सब कह रहे मास्क लगाओ, अच्छी बात है, आप दूसरे से दूरी बनाओ। चलिए, कुछ तकनीकी खामी। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनुराग आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद फोन कट गया है। बहुत जल्दी से अशोक पांडे इसका जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया का कहना है कि मास्क पहनने की अपील और सतर्क रहने की अपील आप कर रहे हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो चुनौतियां उभर कर आई हैं उस पर भी कुछ बोलना चाहिए था। देखिए, आपदा को अवसर में परिवर्तित करने की सकारात्मकता के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने सकारात्मकता का रुख अपनाया है। और जहां तक अनुराग भदौरिया जी की बेरोजगारी की बात है, उनकी बेरोजगारी कभी नहीं जाएगी। जब ठेकेदारी आ जाएगी तब उनकी बेरोजगारी जाएगी, इसलिए उनकी ठेकेदारी आने के बाद ही बेरोजगारी जाएगी। वो सिर्फ बेरोजगारी तो नहीं रहना चाहते हैं, उन्होंने देश के इतने बड़े इतिहास को नहीं देखा कि ये आपदा का कितना बड़ा अवसर, महामारी का ऐसा अवसर में भी किस तरह सकारात्मकता के साथ प्रधानमंत्री डटे रहे, प्रधानमंत्री बराबर डटे रहे और वो बराबर जनता के साथ खड़े रहे। उनके मुख्यमंत्रियों ने 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। आज 80 करोड़ लोगों को लेकिन अशोक पांडे, अनुराग भदौरिया अपनी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे थे, वो बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहे थे। अनुराग भदौरिया अपनी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी एक मुद्दा है उसकी बात। अनुराग फिर से जुड़ गए, अशोक पांडे साहब सुन लीजिए, अनुराग फिर से जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, अशोक पांडे सुनिए, जरा अशोक पांडे सुनिए आप। अनुराग भदौरिया, कहने का मतलब ये है, देखिए
पांडे जी का मानसिकता यह है कि वो सिर्फ अपने रोजगार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी की आदत है लूट घसोट, जैसे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ यहाँ पे लूट घसोट चल रही, चाहे कोई विभाग हो। तो पांडे जी अपनी लूट की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की रोजगार की बात करते हैं, हम पूरे राष्ट्र की रोजगार की बात कर रहे हैं। इसलिए आपकी समझ में फर्क हो सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत छोटी है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं। इसलिए अगर रोजगार की बात करो, आपको लगता है व्यक्ति अपने रोजगार की बात करे। इसलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र की बात करनी चाहिए। राष्ट्र में जो लोग परेशान है, जो लोग आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किस अवसर पे क्या बोलना है, किस अवसर पे क्या बोलना है, ये तो सीखना होगा। आपकी नौकरी है नहीं, नौकरी चली गई है, करोड़ों में लोगों की नौकरी चली गई है, वो बेरोजगार घर पे बैठे, उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, ज्ञान देके चले जाएंगे। वो ज्ञान तो हर एक के पास है, जो ज्ञान प्रधानमंत्री देके गए हैं कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाओ। अच्छी बात है, आपने बोला, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप उनके लिए इंतजाम क्या कर रहे हैं कि कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, कैसे अपने पैरों पे खड़े होंगे, कैसे बच्चों की फीस सबमिट करेंगे। बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया, बच्चे घर में बैठ गए, न जाने कितने बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे, देश का भविष्य बिगड़ रहा है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, अगर बच्चों को फीस नहीं जमा कर पाएंगे तो बच्चे घर में बैठ जाएंगे, देश का फ्यूचर बर्बाद होगा। आपको क्या है, आप लोग तो भाई सत्ता में सत्ता से हट जाएंगे, लेकिन देश कहां जाएगा? देश की हालत क्या होगी? अशोक पांडे एक छोटा जवाब दीजिए। अशोक पांडे, अनुराग को एक छोटा जवाब दीजिए। अशोक पांडे, राष्ट्र के बारे में बताइए ना अशोक पांडे जी। नीति नियोजन और उसका क्रियान्वयन का सामंजस्य ही, नीति नियोजन और क्रियान्वयन का सामंजस्य ही एक मार्ग प्रशस्त करता है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आदमी आखिरी समय तक सीख नहीं पाता। मेरा तात्पर्य यह था कि आज किस पर बोलना है, कब बोलना है। नीति नियोजन क्रियान्वयन की सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के क्रियान्वयन से नीति से ही जो है कुछ लागू होगा। 60-70 साल की आजादी के बाद 2 लेबोरेटरी और आज 2000 लेबोरेटरी, तब भी आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे। 70 साल में लेबोरेटरी किसने दिया? ये उत्तर प्रदेश के 15 साल का शासन आपके हाथ में था, और आज वेंटिलेटर नहीं, अस्पताल नहीं, आज हर जगह CSC PSC है, आज 5 एम्स काम कर रहे हैं। आपने 1 एम्स देने की बात की, जगह जगह अस्पताल काम कर रहे हैं। आपने वो नहीं देखा किस क्रियान्वयन के साथ श्रमिकों के साथ उनको भोजन कराया गया, किस श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया, 12,000 क्वारंटीन सेंटर कैसे बने। तो आप उस पर भी टीवी सोच सकते थे। कुछ सकारात्मकता भी होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, सिर्फ नकारात्मकता से काम नहीं चलता। अनुराग एक छोटा सा जवाब आप दीजिए। अनुराग एक छोटा जवाब आप दीजिए, उसके बाद मैं उमाशंकर पांडे साहब के पास जाऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। मेरा सवाल ये है अनुराग, आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे थे जिस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने तो बहुत कम शब्दों में जो बात रखी है उसमें फोकस उनका ये था, उसमें उनका फोकस ये था कि भाई आपको अभी भी सतर्क रहना है, क्योंकि रोजमर्रा का जीवन अब शुरू हो चुका है और उसमें हमें अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। तो उसमें गलत क्या था? बाकी मुद्दों पर तो चर्चा हो ही रही है ना। अरे अच्छी बात है, परिवार और परिवार का ध्यान रखना है। तो बुजुर्ग लोग घर में सभी लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला, लेकिन भैया रोजगार तो बताओ, बेटी की सुरक्षा तो बताओ, महंगाई बढ़ी है वो तो कम करो। वो तो हमारे परिवार के सदस्य नहीं कम कर सकते, वो प्रधानमंत्री जी कम कर सकते हैं। जो काम प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, ये तो हमारे बुजुर्ग हमारे घर में बता ही रहे हैं सब लोग कि मास्क लगाओ। डॉक्टर भी बता रहा है कि आप 2 गज की दूरी रखो, आप अपने आप को स्वस्थ रखो, परिवार स्वस्थ रहेगा। आपका मोबाइल भी सारा दिन बोलता रहता है, डॉक्टर भी बोलते रहते हैं, लेकिन महंगाई कम तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं ना, बेरोजगारी दूर प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था ठीक तो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, महिलाओं का सम्मान तो प्रधानमंत्री जी बचा सकते हैं। जो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री जी करना चाहिए ना, वो तो आप प्रधानमंत्री जी ठीक है। जो काम प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं वो तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो तो डॉक्टर भी बता सकते हैं। वो तो यहाँ पे अनुराग भाई आज आप ये कह रहे हैं कि आप सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने बोला था, तब आप कहते हैं कि मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तो तमाम बातें भी सुनी अनुराग भाई, मैंने तो वो भी सुना है, वो भी देखा है कि कोरोना कुछ नहीं है, CAA से मुद्दा भटकाने के लिए कोरोना लाया गया है, वो दौर भी हमने देखा है समाजवादी पार्टी का। बहरहाल ठीक है, नहीं आपके और जो सवाल है वो वाजिब सवाल है कि इन मुद्दों पर भी जवाब आना चाहिए। उमाशंकर पांडे बहुत जल्दी से, मेरा
सवाल ये है, कोरोना नहीं होता। उमाशंकर पांडे, उमाशंकर पांडे, उमाशंकर पांडे, समाजवादियों को कोरोना नहीं होता। उमाशंकर पांडे से मेरा सवाल है, आप दोनों शांत हो जाए। अनुराग भाई शांत हो जाए, अनुराग भाई शांत हो जाए, एक एक करके, अनुराग भाई एक एक करके, अनुराग भाई एक एक करके। यार ऐसे नहीं, धारा प्रवाह मत बोलिए भाई। अरे अनुराग भदौरिया, धारा प्रवाह मत बोलिए भाई, एक एक करके भाई, एक एक करके भाई। अब तो आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे लग रहा है। लोगों की अर्थव्यवस्था ठीक कर हाँ, लोगों की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, आपकी भी होगी, उनकी भी होगी। सवाल तो सुनिए अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए भाई, ऐसे धारा प्रवाह मत बोलिए। अनुराग भदौरिया, आऊंगा, जब आऊंगा तब आप बोलिएगा। अशोक पांडे, अनुराग भदौरिया, दोनों लोग शांत हो जाइए। उमाशंकर पांडे साहब, आपने कहा कि शुक्रिया प्रधानमंत्री आए तो ज्ञान देने की बात कर रहे हैं यहां पर अनुराग भदौरिया कि वो ज्ञान देकर चले गए। ये ज्ञान तो सबको पता है। प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि पहले भी आए थे, लॉकडाउन भी उन्होंने ही लगाया था, ऐलान किया था। ज्ञान अगर वो देते हैं, उसको आप ज्ञान ही मानते हैं, तो वो ज्ञान तो लगातार देते रहे हैं जानकारी के तौर पर। और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा भी कोई ज्ञान होता है जिसमें प्रधानमंत्री कहें कि मैं करकद्द कमलों से ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप ये सतर्कता बरतें। इसमें भी कुछ ज्ञान देने जैसा है क्या? राजनीति में क्या हर चीज को उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे, या एक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री को? उन्होंने सबके लिए कहा, उसमें सपा भी आती है, उसमें भाजपा भी आती है, क्योंकि आप भी देश के और प्रदेश के नागरिक हैं। आपसे भी उतनी अपील है जितनी की भाजपा वालों से है, जितनी एक आम आदमी से है। उमाशंकर पांडे, मैंने गलत, आप गलत वर्ड मत कीजिए। नहीं, गलत आप ही, अरे सब आप ही सही बोलेंगे अनुराग भाई, सब आप ही सही बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, नहीं, मैं समझ गया। अब जरा उमाशंकर पांडे को बोलने दीजिए, उमाशंकर पांडे को बोलने दीजिए भाई, उमाशंकर पांडे को बोलने। हाँ, उमाशंकर भाई, एक मिनट अतुल जी, देखिए जो लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसका चर्चा अगर ना हो तो ये फिर डिबेट पूरी नहीं होगी। लोग मरे हैं और सरकारी लापरवाहियों से लोगों की जान गई है, तो ये प्रश्न उठेंगे। अभी हमारे मित्र अशोक पांडे जी कह रहे थे कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाले ही। आप देखिए कैसे निकाला, पीपीई किट घोटाला, मास्क का घोटाला, पल्स मीटर का घोटाला, ऑक्सीमीटर का घोटाला, दवाइयों में घोटाला, वेंटिलेटर में कमीशन। आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाले ही इसी उत्तर प्रदेश में। और हम सब इससे अवगत है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स मेडिसिन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत से बड़ा घोटाला हुआ इस कोरोना के आपातकाल में, और आज भी वो जारी है। आप समझिए कि अभी मैं सुन रहा था, अपोलो के डॉक्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सस्ती दवाइयों से ही कोरोना का इलाज संभव है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की सलाह के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, 45 हजार तक की दवाइयां प्राइवेट चिकित्सालय दे रहे हैं कोरोना के मरीजों को। 1.5 लाख 2 लाख के नीचे उनका बजट नहीं आ रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का 10 लाख, किसी का 12 लाख बंधक बना के रखा है। तो क्या इस पर उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कौन बोलेगा इस पर? प्रधानमंत्री जी आएंगे, कहेंगे मास्क लगाओ, भाई मास्क तो सब लगा ही रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी बगैर मास्क के आ गए तो। लेकिन अगर लोग इन भ्रष्टाचार के शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से लोग बंधक बनाए जा रहे हैं, लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री जी की बनती है ना। याद करिए क्या कहा था इन्होंने कि हम चौकीदार बन के आए हैं, खजाने की जो लूट है हम उसको रोकने आए हैं। तो फिर योगी जी क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं कि इतने बड़े घोटाले आपदा के समय में हुए, आपदा में कोई इन्होंने अवसर में बदला। और एक और बात अशोक जी कह रहे थे कि कोई हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, 2 लैब थे। आप याद करिए अतुल जी, देश की जनता जानती है जब कालरा से, हैजा से, जब पूरे देश में महामारी फैलती थी, पल्स, आप देखिए पल्स पोलियो अभियान, जिस पोलियो वायरस के माध्यम से ये सारा सब कुछ करने का क्रेडिट किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। जब कालरा से मौतें हो रही थी तो कालरा के खिलाफ हमने अभियान चलाया, जब डेंगू से हुआ तो हमने डेंगू के खिलाफ अभियान चलाया, जब आज कोरोना इनके समय उमाशंकर भाई,
उमाशंकर भाई, उमाशंकर भाई, उमाशंकर भाई, उमाशंकर भाई, उमाशंकर भाई, एक सवाल, एक छोटा सा, एक मिनट, उमाशंकर भाई, उमाशंकर भाई, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं नवल कांत जी के पास जाऊंगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और मैं उस उदाहरण से सहमत हूं कि हैजा, प्लेग या फिर उसके अलावा तमाम तरह की और बीमारियां और पोलियो को लेकर भी मैं कह देता हूं कि हां ठीक है, उस वक्त की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने अभियान चलाया, बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूं क्योंकि आप सरकार में थे, आपका काम भी था, जिम्मेदारी भी थी और आपने उसको किया। लेकिन क्या उनसे हुई मौत का जिम्मा आपने उस वक्त लिया था? जैसा अभी आप पूछ रहे थे कि अभी जो इतनी मौत हुई है उसका जिम्मा प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लिया? क्या कांग्रेस ने उस वक्त यह जिम्मा लिया था कि अभियान चलाते चलाते देर हो गई, इतने लोगों की मौत हो गई? या आपने अभियान चलाया और धीरे धीरे उसमें कामयाबी मिली और तब जाकर उससे मुक्ति पूरे देश को मिली? हमने अतुल जी, हमने जिम्मेदारी ली, इसीलिए मौत की जिम्मेदारी ली थी, मौत की जिम्मेदारी ली थी, मौत की जिम्मेदारी नहीं ली थी। यही तो मैंने पूछा ना, आपने अभियान चलाया था, आपने अभियान चलाया और वो आपकी जिम्मेदारी थी। वही काम इस वक्त देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन बने और वैक्सीन भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। आप लोगों को लगता है कि वो ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, अभियान चलाना और मौत की जिम्मेदारी लेना ना आप उस समय कर पाए थे और ना ये अभी कर रहे हैं। तो आप में और इनमें कोई वैसा अंतर नहीं होगा क्योंकि मौत की जिम्मेदारी कोई ऐसे नहीं ले सकता सर। और इस हिसाब से देखेंगे तो बाकी अन्य देशों का हाल क्या है? बहरा पांडे साहब जरा शांत हो जाइए। नवल कांत सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे। पांडे साहब शांत हो जाइए भाई। अरे धारा प्रवाह मत बोलिए, आप लोगों की आदत ऐसी गड़बड़ हो रही है सर, ऐसे नहीं, प्लीज सर प्लीज। नवल कांत सिन्हा साहब, मुद्दे उठाना किसने रोका? अनुराग भदौरिया ने कहा कि वो देश की बात करेंगे, बीजेपी सिर्फ बीजेपी के लोगों की बात करेगी। चलिए भी मान लिया, मुद्दे वो उठाएं, उत्तर प्रदेश में उठाएं, देश में उठाएं, उनका जवाब आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हाँ ये इस बिंदु पर भी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है, हमने मान लिया। जो यहां पर अनुराग भदौरिया के से अलग कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे कह रहे हैं कि मौत की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जब संबोधित करने आए थे तो वो मौत की जिम्मेदारी लेकर मनोबल तोड़ देते कि हाँ इतनी मौतें हो गई? वो यही तो कह रहे हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमें और भी सतर्क रहना है। बाकी अन्य देशों में फिर से कोरोना पनप रहा है, उसमें ये राजनीति क्यों? क्या वाकई वो मुद्दे गौण हो गए? मुद्दा उठाने से विपक्ष को किसने रोका? ये लोग उठा ही रहे हैं भाई, अलग अलग चुनाव में फिर से उठाएंगे। नवल कांत सिन्हा साहब, नवल कांत सिन्हा, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए था। किया है, कई बार किया, आपने सुना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने नहीं सुना उनके संबोधन में कि डॉक्टर्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया। आपने पहले कमेंट में कह दिया कि उन डॉक्टर्स को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही कह के गए। अब आप सुन नहीं पाए या सुनकर भी आपने अनसुना कर दिया तो मैं क्या करूं? बहरा नवल कांत सिन्हा साहब, जल्दी से एक जवाब सर। यहां पर मुद्दे उठाने से तो किसी ने नहीं रोका है। श्रमिकों की बात, बेरोजगारी का मसला, आर्थिक पहलू, वो सारी बातें उठाए विपक्ष, बिल्कुल उठाना चाहिए और सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में उन तमाम चीजों को एकदम से फिट कर देना, यह कहना कि नहीं बड़ा अच्छा लगा कि वो आए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार आए। 7वां संबोधन था देश के नाम इस काल में और एक एक फैसला मॉनिटरिंग के साथ उनके तहत ही होता रहा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होते रहे, जिसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, अन्य दलों के भी हैं। मुझे नहीं लगता कि पांडे साहब का यह तर्क कि प्रधानमंत्री इतने दिन बाद आए, गायब हो गए थे बीच में। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने बोला, अगर उसको एक राजनीतिक रूप से भी देखें तो उन्होंने साफ साफ बताया तुलना किससे होती है। तुलना होती है बड़े देशों से, तो उन्होंने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, यूरोप का भी उदाहरण दिया कि वहां पे क्या कोरोना की स्थिति है, वहां कोरोना से कितनी डेथ हुई है। तो उन्होंने साफ साफ तुलना की कि भारत में उस अपेक्षा यहाँ पे उस तरह से बीमारी नहीं फैली है। दूसरी बात, अगर मौतों की बात होगी तो केवल डायरिया से इस देश में करीब 15 लाख बच्चे हर साल मरते हैं।
जिनको चीनी और पानी का घोल मिल जाओ काफी बच जाएंगे। तो मौत बहुत सारी होती है, लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हम सबका फर्ज है कि कोरोना में जो भी रिपोर्ट हो तो जाहिर सी बात है कि जो भी डेथ होती है वो एक साथ छपती है। एक देखने में लगता है कि काफी ज्यादा मौत हुई, लेकिन मुझको लगता है कि कोरोना में जिस तरह से शुरुआत में दहशत हुई थी और लगा था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, उस समय सुविधाएं भी नहीं थी। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान वेंटिलेटर्स आए इस देश में, तो मुझको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से कोरोना से निपटा गया। और मुझको लग रहा है कि आज ये जरूरत थी कि प्रधानमंत्री आके बोलते कि नहीं कोरोना भी है, कोरोना से बच के रहना है। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी का फॉलोअर है, और हम आप भी बैठ के टीवी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं तो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि हमको कोरोना से कैसे बचना है, कैसे सेफ रहना है। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से बेहतर बोल रही थी कि वो सवाल खड़े कर रही थी कि जो स्कूल की फीस है या महंगाई है उसमें प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस बोल रही है मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रणनीति क्या है। बिल्कुल सही बात। अशोक पांडे, बहुत जल्दी से उमाशंकर पांडे ने कुछ प्रश्न रेज किए हैं, अनुराग भदौरिया ने भी कहे हैं कि इन मुद्दों पर भी हमें प्रधानमंत्री से सुनना था, वो उस पर नहीं बोले, इनकी आपत्ति इतनी ही है। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि निश्चित तौर पर जो लेबोरेटरी थी वो 2 लेबोरेटरियों के सापेक्ष आज 2000 लेबोरेटरी पूरे देश में काम कर रही है। इतने वर्षों का काम था। अभी उमाशंकर जी कह रहे थे, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि केदारनाथ में एक बाढ़ आई थी इस उत्तराखंड में, और उसमें मरने वालों की संख्या पर ना कोई लोगों ने चर्चा किया, ना इन्होंने जिम्मेदारी लिया, बल्कि लाश निकालने का ठेका आपने ही दामाद जी को दे दिया। जो 4 लाख करोड़ रुपए का ठेका सिर्फ डेड बॉडी निकालने का था। तो ये लोग इस तरह से आपदा में अवसर का काम करते हैं, इसलिए ये अपने जैसा ही दूसरों को समझते हैं। जहां तक श्रमिकों की बात थी, मैं सीधे सीधे कह रहा था कि आजीविका की नई संभावनाएं प्रधानमंत्री जी ने अगर न देखा होता तो आज आजीविका की नई संभावनाएं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, उस कृषि क्षेत्र में नई नीति बना करके लागू करने की बात रही हो, चाहे उद्योगीकरण करके उद्योग में नया स्टार्टअप लाने की बात रही हो, और चाहे नए उद्योगों को, छोटे उद्योगों को, लघु मध्यम उद्योगों को कर मुक्त करके उनको पुनः जो है ऋण देने की बात रही हो, इतना 20 लाख करोड़ का पैकेज लाने की बात रही हो, तो प्रधानमंत्री जी बराबर चिंतित थे कि किसी भी प्रकार से ये जो चक्र है ये रुकना नहीं चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने कई नीति लागू किए। विद्यार्थियों की चिंता उन्होंने रखी, उन्होंने स्टार्टअप की चिंता रखी, छोटे मझोले उद्योग की चिंता रखी, और 5,000 से लेकर के 25,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण देने की सब चिंता रखी, और इसी सापेक्ष में कृषि क्षेत्र में नई नीतियां लाए। तो ये जो बराबर क्रियान्वयन करते रहे, जो अपनी क्लोरोक्विन दवाई थी न केवल अपने देश में बल्कि अमेरिका तक के देश में उन्होंने विदेशों में भी सप्लाई करके दिखाया कि भारत आत्मनिर्भर है और दूसरे को भी दे रहे। बार बार वो आत्मनिर्भर होने के संदेश देते रहे, आत्मनिर्भर करने के लिए लोगों से कहते रहे। तो आत्मनिर्भर कहने से जो मुखिया होता है घर का, आज हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि वो ये कह के चले गए। अरे भाई, आप घर से बाहर निकलते हो, घर का मुखिया कहता है संभाल के जाना। हमारे यहाँ लिखा हुआ है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। तो बार बार शास्त्र को देखना पड़ता है, ज्ञान देने की बात नहीं होती। आपके पिता माता कहते हैं कि बेटा गाड़ी संभाल के चलाना, तो कह रहा है हमें ज्ञान मत दो, हमें ज्ञान मत दो। इतना अहंकार किस काम का? अरे मुखिया है, उसका काम है सावधान रहने के कहने के लिए। उन्होंने ऐसी कोई बुराई की बात नहीं की है, उन्होंने सावधान रह करके बार बार चिता करके कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दवाई के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम वायरस के पकड़ने की स्थिति में आ गए हैं कि उसके खिलाफ एंटी वैक्सीन आ रही है और शायद हिंदुस्तान ही लाएगा, ऐसा भी उनके बार बार उन्होंने इशारा किया है। तो ऐसे में जिसके लिए प्रयास हो रहा है उस पर सकारात्मकता रवैया अपनाना चाहिए। कोरोना कोई भारतीय जनता पार्टी की बीमारी नहीं है, ये पूरी वैश्विक बीमारी है, और इस वैश्विक बीमारी में जिस साहस के साथ उन्होंने अपना काम किया है और ये परिणाम सबने देखा है, उस परिणाम की सराहना होनी चाहिए, न कि उसकी निंदा होनी चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि इस प्रकार बताइए में हम निंदा का काम। उमाशंकर पांडे बताइए, और मेरा प्रश्न फिर से वहीं आएगा, आपको मुद्दों को उठाने से मैं नहीं रोकूंगा। उमाशंकर पांडे, मैं आपको मुद्दों को उठाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, आपने पहली लाइन में जो बात कही वो समझ से परे अभी भी है मेरे, कि वो गायब हो गए थे। मुझे लगता है कि शायद आप ही की पार्टी सत्ता चलाती है राजस्थान में, और जिस फेज का आपने जिक्र किया था कि इस फेज में वो गायब थे, लॉकडाउन के बाद फिर ये फेज अनलॉक का, उसमें गायब थे। शायद आपको नहीं पता होगा, पर हम हर दिन उन चीजों को मॉनिटर करते हैं।
आपके गहलोत साहब तक का उन्होंने जिक्र किया और उनके साथ जब बातचीत कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो राजस्थान की सरकार का या उस सरकार के एक क्षेत्र के एक मॉडल का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने तारीफ तक की थी। आप कह रहे हैं वो गायब हो गए थे, ये क्या मतलब है? सिर्फ राजनीति करने के लिए आपने ऐसा कह दिया? और जो बात यहां पर अशोक पांडे कह रहे हैं कि एक मुखिया के तौर पर उन्होंने अपील की है, भाई मानना आपको है, नहीं मानना है वो आप पर है, क्योंकि खतरा होगा तो आप पर ही आएगा और वो किसी भी सरकार में आ सकता है, यही तो कहा उन्होंने। अतुल जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, पूरे देश ने देखा और आपके दर्शक इस समय देख रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। प्रधानमंत्री जी एक बार आए और उन्होंने कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में हुई थी या खत्म हुई थी, आप मुझे 21 दिन दे दो। पूरे देश ने 21 दिन दे दिया। नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने पहले दिन से कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए उमाशंकर जी, प्लीज आप मिथ्या मत दोष लगाइए, आप धूल मत झोंकिए आंख में, आप आंख में धूल मत झोंकिए। लड़ाई लंबी चलेगी, ये प्रधानमंत्री जी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। देश ने समय लिया, दोबारा प्रधानमंत्री जी फिर आए सेकंड लॉकडाउन याद करने और उन्होंने कहा कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए, देश ने दे दिया। उसके बाद से लॉकडाउन की बात कही थी उन्होंने, उसके बाद लॉकडाउन अभी और दिन बढ़ेगा। अतुल जी देखिए, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के संबोधन, उमाशंकर जी लॉकडाउन बढ़ाने की बात थी, लॉकडाउन की बात थी, उन्होंने बराबर ये कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी। बोलने दीजिए अशोक पांडे बोलने दीजिए, उमाशंकर भाई को अपनी बात तो रखने दीजिए। अशोक पांडे उमाशंकर भाई को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पांडे साहब, उमाशंकर पांडे साहब को पहले बोलने दीजिए। संबोधन के लिए अतुल जी, हाँ बोलिए मुझे, हाँ, राष्ट्र संबोधन के लिए उसके बाद प्रधानमंत्री जी आज पहली बार आए हैं। दूसरी बात, और मेरा उसी पर ऑब्जेक्शन है कि प्रधानमंत्री जी कोरोना स्पेसिफिक राष्ट्र के नाम संबोधन देने सेकंड लॉकडाउन के बाद बीच में नहीं आए। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उमाशंकर पांडे, अब मैं एक सवाल पूछता हूं। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि दूसरी बार या तीसरी बार है, 7वीं बार राष्ट्र के नाम संबोधन है, पहला तो ये दुरुस्त कर दूं। और दूसरा, आपने कहा कि एक बार आए थे और फिर गायब हो गए, अभी आप ही ने 2 बार का गिना दिया। देखिए आपको भी धीरे धीरे याद आने लगा, कि वो कब आए थे। आप ही भूल गए थे कि वो एक बार आए थे और अभी आए हैं। अभी आपने खुद गिन के बताया कि वो कब आए और क्या क्या बोला। अब मेरा सवाल ये है, उमाशंकर पांडे, अब मेरा सवाल ये है, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसको आपने शायद समझा नहीं, या समझकर भी आपने जवाब नहीं दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन तो हुआ ही हुआ, 2 बार हुआ या 7 बार हुआ, वो छोड़ दीजिए, अब वो विषय भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री तो तमाम मुख्यमंत्रियों से, जिसमें बीजेपी के भी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य में, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, अन्य दलों के भी हैं, उन सबसे लगातार मुखातिब होते रहे हैं, तो वो गायब हो गए थे, इसका क्या मतलब है? यस, इसका मतलब यही है कि अगर प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के लिए आ सकते हैं, लॉकडाउन के पहले और दूसरे फेज तक आए, लेकिन उसके बाद जब कोरोना महामारी व्यापक होने लगी और इनके नियंत्रण से चीजें गायब होने लगी, भ्रष्टाचार इनके राज्यों में व्यापक हो, समझ से परे है उमाशंकर पांडे, समझ से परे है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए नहीं, फिर आपने कहा कि इतनी बार आए, फिर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब नियंत्रण खो दिया तो ये कहा। मेरा सवाल ये है उमाशंकर पांडे, अनुराग भदौरिया चले गए ये कहकर कि प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे थे, उनका संबोधन आपको ज्ञान लगता है? नहीं, उनका संबोधन आपको ज्ञान लगता है? वो बोले तो ठीक, वो ना बोले तो ठीक, वो ना बोले तो आप कहेंगे बोल क्यों नहीं रहे, वो बोले तो आप कहेंगे कि वो ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि क्या दिन भर संबोधित ही करते रहे वो राष्ट्र को, बाकी और भी काम करने हैं ना, बाकी और भी काम करने हैं। और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि जब बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों से अलग अलग राज्यों में मुखातिब होते थे, तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक विंडो या कई विंडो कांग्रेस या अन्य दलों के मुख्यमंत्रियों की भी थी, ऐसा नहीं है। और मैंने तो उदाहरण देकर बताया, अशोक गहलोत की उन्होंने तारीफ की थी, राजस्थान सरकार ने एक अच्छा कदम एक जगह उठाया था, उसकी उन्होंने तारीफ तक की थी। आप कह रहे हैं गायब हो गए। बहरहाल अशोक पांडे जवाब देंगे।
यहाँ पर उमाशंकर पांडे बार बार ये फिर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीच जी बीच ने में वो आ जाते हैं और जोड़ा बोलकर इसीलिए, चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगा पहले कि अशोक पांडे 21 दिन में खत्म हो जाएगी और मैं श्री कृष्ण बन जाऊंगा, लेकिन जब वो हार गए। अरे देखिए, उमाशंकर पांडे, जो लोग- उमाशंकर मैंने पांडे, पहले ही लाइन में उमाशंकर कहा पांडे, अगर कि जो याद संकट दिलाऊंगा में- ना तो फिर मुझे तो वो भी याद आएगा कि उस समय सीए और इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। आप ही के आप पार्टी के दिलाइए ना, तमाम मैं बड़े तो कह रहा नेताओं ने, हूं। आपकी जो- पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां आपका तक टाइम हो कहा गया, था टाइम हो कि गया कोरोना कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के तो मुखिया तक ने कह दिया कि ध्यान भटकाने के लिए कोरोना का जिक्र कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी थी, उससे लड़ने में यहां पर ये कमजोर पड़ गए। कितना जल्दी जल्दी बदलेंगे भाई। बहरहाल अशोक पांडे को जवाब देने दीजिए, फिर मैं नवलकांत भाई के पास जाऊंगा। अशोक पांडे यहां पर विपक्ष की आपत्ति क्या है? संबोधन हो या ना हो, संकट में संबोधन हो या ना हो, या संबोधित ही करते रहे दिन भर, फिर आप कहते हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। संकट में देखिए, टेस्टिंग को लेके जो संकट में साहस दिखाते हैं वही सफल होते हैं। ये मैंने पहली लाइन में कहा था कि जो संकट में साहस दिखाते हैं वही सफल होते हैं। चाहे नहीं था इनके पास, मुझे बोलने नहीं दीजिए क्योंकि प्रभु। राहुल गांधी जी कहते थे टेस्टिंग बढ़ाइए और ये उसका मजाक उड़ाते थे, और बाद में ये लोग कहने लगे टेस्टिंग। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। तो आप बताइए, रोड मैप था क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास? अशोक पांडे जो जल्दी से। संकट में साहस दिखाते हैं वही सफल हो जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब था कि चाहे वंदे भारत रहा हो, जब विदेशों से यात्रियों को लेकर के आना हो, चाहे उनको लेके आना हो, चाहे प्रवासी मजदूरों का विषय रहा हो, चाहे विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक को, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को लाने हिंदुस्तान वतन वापसी की बात रही हो, प्रधानमंत्री जी ने बराबर सबका साथ दिया, बराबर सबके साथ बैठे रहे, हर संकट की घड़ी में मार्गदर्शन करते रहे। प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को, जो हमारे कामगार भाई थे, हमारे श्रमिक थे, उन श्रमिकों को भी लाने के लिए जो चिंता दिखाई, उस वक्त भी कांग्रेस ने ऐसा ही नाटक रचा था। उस समय भी इन्होंने ऐसे षड्यंत्र किया था, और ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। इन्होंने तब भी षड्यंत्र किया था, आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि किसी तरह से बेहतरी से काम हो सके, इसलिए ये ऐसा करते हैं। जब अब प्रवासी भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, उनको लाने की चिंता भी भारतीय प्रधानमंत्री ने किया, चाहे उनको भोजन पहुंचाने की चिंता प्रधानमंत्री ने किया। तो ये इस तरह से बोल करके, हल्ला बचा करके ये पूरी तरह से डिबेट को डिरेल करते हैं। ठीक है, अब जरा आप दोनों शांत हो जाइए, अब दोनों शांत हो जाइए, मुझे वाइंड अप करना है। अब दोनों शांत हो जाइए, मुझे वाइंड अप करना है। नवलकांत जी, नर्सिंग होम दो पार्टी के अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ थे और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी हमारे साथ। सवाल इस बात का है, अनुराग भदौरिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री ज्ञान देकर चले गए। उमाशंकर पांडे साहब का कहना है कि शुक्रिया कि प्रधानमंत्री आए, तो फिर वो खुद ही बताने लगे कि नहीं 2-3 बार और आए थे, 7वीं बार उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, संबोधित करें तो ज्ञान लगता है, और अगर ना करें तो कहते हैं गायब हो गए हैं। मतलब क्या है? देखिए अतुल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझको लगता है वो तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। बिहार में चुनाव है और एक पॉलिटिकल बयान प्रधानमंत्री देश के संबोधन में देते तो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन देखिए, बहुत उन्होंने गंभीरता दिखाई। एक प्रधानमंत्री को, जो सबका प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह की उन्होंने बात की, उन्होंने गंभीर बात की। देखिए, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि मौसम ठंड का आ रहा है, और इसमें जरा भी लापरवाही हुई तो जो कोरोना कम हो रहा है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और एक ऐसा माहौल बनता जा रहा था कि लोगों के अंदर जो भय था, जो डर था, वो खत्म हुआ और लोग बाहर निकलने लगे थे। तो लगातार त्योहार है, पूरे देश में तमाम त्योहार है, और ऐसे में अगर भीड़ निकलती और कोरोना फैलता तो नुकसानदेह होता। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत समझदारी का काम किया कि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, और ये और समझदारी काम किया कि उन्होंने एक नेता की तरह नहीं बोला, एक प्रधानमंत्री की तरह बिल्कुल, बोला। और सबके लिए, सभी से अपील की है, कोई ऐसा भी नहीं स्पेसिफिक। और कई लोग तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि संबोधन से पहले ये कहने लगे कि दरअसल इसमें बिहार का कोई जिक्र होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाकी जिसको निभाना है उससे वो अपील करके गए, वो भी करकल कमलों से। यहां पर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं आदेश दे रहा हूं ऐसा कर, उन्होंने कहा कि मैं निवेदन कर रहा हूं, हमें सतर्क रहना है। बहुत शुक्रिया अशोक पांडे आपका, उमाशंकर भाई आपका, नवलकांत जी आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अब इस पर राजनीति भी है, विवाद भी है, कई मुद्दे वो नहीं उठा पाए, उन मुद्दों पर उन्होंने नहीं बोला, ये विपक्ष का कहना है।
संभवतः कुछ मुद्दे उठने भी चाहिए, लेकिन यहां प्रधानमंत्री ने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, उन्होंने किसी खास के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने देश की जनता से अपील की है कि हम यानी सरकार ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको उतना ही सतर्क रहना है, क्योंकि व्यवहार बदल जाता है धीरे धीरे। जैसे ही हम रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम उस सतर्कता के पहलू से दूर हो जाते हैं। उससे हमेशा हमें ध्यान अभी रखना है, क्योंकि लॉकडाउन हटा है, कोरोना वायरस नहीं। नमस्कार।